हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, वेदर इट इज़ एचटेट और एनवीएस। आपने देखा है कि एचटेट की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, 12 और 13 नवंबर को हमारा एचटेट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं आगे अपलोड करती रहूँगी। एनवीएस की भी अभी एग्ज़ाम डेट हमारी नहीं आई है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, आप प्रिपेयर कर सकते हो इससे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास सिमिलर नोटिफिकेशन वीडियोस का आप तक आप पहुंच पाए। और अगर आप पुराने हैं चाहे नए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पहले मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ, जिससे रिलेटेड आपको आगे न्यूमेरिकल निकालने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब पूरा कंसेप्ट अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी थ्योरी पे भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट अभी मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना करके, मैं मान के चल रही हूँ आप पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी आप लोगों को क्लियर होगी। मेन फॉर्मूलेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात किसकी करते हैं? न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक न्यूट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके न्यूक्लियस बना होता है। अगर हम न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियस का रेडियस हमारे पास होता है r0 a⁻1/3। ठीक है, जहाँ पे जो r0 है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, हर न्यूक्लियाई के लिए तो ये वैल्यू फिक्स होती है। ए यहाँ पे एटॉमिक मास है हमारे पास, तो अगर हमें एटॉमिक मास या मास नंबर हम इसे कहेंगे, तो मास नंबर अगर हमें पता है तो हम उस न्यूक्लियस की रेडियस को निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक हमारे पास बात आती है यहाँ पे मास पैकिंग फ्रैक्शन की। ठीक है, तो एक पैकिंग फ्रैक्शन भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ये क्या होता है? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन होता है। मास डिफेक्ट क्या होता है? जब चेंज मास में आता है, जब वो कंबाइंड होते हैं, ठीक है, या अलग अलग होते हैं, तो वो मास डिफेक्ट है। और एटॉमिक नीचे क्या आएगा? मास नंबर आएगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ΔM/A, यानी कि ये क्या आ गया? मास डिफेक्ट, और ये क्या आ गया? मास नंबर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकालें और न्यूक्लियस का मास निकालें तो उनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल जो मास है अगर हम वो निकालें, और एक तरफ तो क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास हो गया, और एक तरफ क्या हो गया? पूरे न्यूक्लियस का मास हो गया। ठीक है, अगर हम इनको देखें तो जो न्यूक्लियस का मास है, यानी कि न्यूक्लियस बनने के बाद इस न्यूक्लियस का मास कम आता है अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके निकालें उससे। अब न्यूक्लियस बना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही है, लेकिन वो जो कंबाइंड होकर न्यूक्लियस बना रहे हैं तो उस न्यूक्लियस का मास कम आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है मास में, इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा मास नंबर। तो ऐसे हम यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो, बाइंडिंग एनर्जी। अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालने को आए तो हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? मास डिफेक्ट, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 931 इंटू मास डिफेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आ जाती है क्वेश्चन में,
तो हम 931 मास डिफेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी होगी। जब भी पर न्यूक्लियॉन की बात आएगी तो डिवाइड हम कर देते हैं मास नंबर से, तो यही वाला फॉर्मूला डेल्टा एम बाय ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और ये जो एवरेज वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, इसकी हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की कितनी होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। उसके बाद देखो, अगर मैं मास डिफेक्ट के लिए एक इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, देखो मास डिफेक्ट के लिए इक्वेशन Z इंटू एम एच प्लस A माइनस Z एम एन माइनस एम। देखो ये कहाँ से आई, देखो मैंने क्या कहा था, मास डिफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास को हम ऐड करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम Z ले रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होते हैं, Z होते हैं। तो ऐसे लेते हैं ना हम, कोई भी एटम है, यहाँ Z लेते हैं, यहाँ A लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, A क्या होता है, मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो किसी एटम में हमारे पास Z प्रोटॉन है। ठीक है, तो और एक प्रोटॉन का मास क्या है, MH। तो Z प्रोटॉन का मास कितना होगा, Z इंटू MH होगा। तो ये क्या आ गया, प्रोटॉन का मास। और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म ये यूज़ हो रही है, ये क्या है, न्यूट्रॉन का मास। एक न्यूट्रॉन का मास Mn, और टोटल कितने न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास, A माइनस Z। तो A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास क्या आ जाएगा, A माइनस Z इंटू Mn। अब ये क्या है, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, इसमें से माइनस क्या किया है हमने, न्यूक्लियस का मास, और इसी को क्या बोलते हैं हम, मास डिफेक्ट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगी इक्वेशन। ठीक है, और यही हम इक्वेशन यूज़ करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, देखो कोई भी न्यूक्लियस है, कुछ न्यूक्लियस हमारे पास स्टेबल होते हैं, कुछ न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है तो अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। ठीक है, और उन पार्टिकल्स के एमिट होने को ही हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ये क्या है, फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फ्रॉम अ सर्टेन न्यूक्लियाई। और किस न्यूक्लियाई से वो एमिट होंगे, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई कोई ना कोई पार्टिकल एमिट करेगा, चाहे वो अल्फा पार्टिकल एमिट करे, बीटा पार्टिकल एमिट करे, गामा पार्टिकल एमिट करे। और वो क्यों एमिट करेगा, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, उसने कोई पार्टिकल एमिट किया, अब वो किस में चेंज हो गया, स्टेबल न्यूक्लियाई में। ठीक है, हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो भी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल एमिट करता है। एंड द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में अब देखो, पहले हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स थे। ठीक है, पहले हमारे पास n नंबर ऑफ एटम, सपोज पहले हमारे पास n0 नंबर ऑफ एटम्स थे। कुछ टाइम बाद क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ डीके हो गए, तो सपोज वो n रह जाते हैं। ठीक है, तो इस n और n0 में क्या रिलेशन है, ये हमें किसने दिया, रेडियो एक्टिव डीके लॉ ने। इसने क्या कहा, n इज इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, जहाँ पे n0 क्या है, इनिशियली हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, n क्या है, डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जब हुआ उसके बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम बच गए, लैम्डा यहाँ पे क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है,
और टी यहाँ पे हमने टाइम के लिए यूज़ किया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ इसको हम बोलते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ टी हाफ से हम लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं log 2 बाई लैम्डा। log 2 की वैल्यू लिखेंगे 693 बाई लैम्डा। तो किसी न्यूमेरिकल में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किसी में ये यूज़ करेंगे, दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की है क्या? हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम ड्यूरिंग विच अ गिवन अमाउंट ऑफ दैट एलिमेंट इज रिड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन टू हाफ इट्स इनिशियल अमाउंट। यानी कि जितना वो था उससे हाफ हो गया, कितने टाइम में वो अपनी अमाउंट से हाफ हो गया, वो उसका टाइम क्या है? हाफ लाइफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला होता है। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, जहाँ पे स्मॉल टी होता है टोटल टाइम और कैपिटल टी होता है हाफ टाइम। मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हाफ टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। टी बाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी टोटल टाइम है यहाँ पे और टी हाफ जो है वो क्या है हमारे पास? हाफ टाइम। ठीक है, टोटल टाइम यानी कि टोटल कितने टाइम बाद हम चेक कर रहे हैं कि कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ है। एंड यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है। ठीक है, और टी हाफ क्या है यहाँ पे? हाफ टाइम है। इसके बाद देखो एन, जैसे हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 10 एटम्स हैं, 10 एटम्स हमारे पास हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो डिसइंटीग्रेट होके 5 एटम रह गए। ठीक है, तो कितनी हाफ लाइफ यहाँ पे लगी वो कैसे हम निकालेंगे? n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर 1/2 की पावर n यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, n यहाँ पे हाफ लाइफ होता है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या होता है? एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है dN/dt। एक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ डीके। ठीक है, रेट ऑफ डीके, dN/dt लिखा है ना, तो रेट ऑफ डीके इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपके लिए। उसके अलावा जो जो क्वेश्चंस में आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो आप क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? देखो, द फॉलोइंग फ्यूज़न रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये एक फ्यूज़न रिएक्शन हो रही है। ठीक है, दो यहाँ पे ड्यूट्रियम के एटम लिए हैं, वो चेंज हो रहे हैं हीलियम न्यूक्लियस में, प्लस एक न्यूट्रॉन निकल रहा है और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास एनर्जी निकल के आ रही है। यही हो रहा है। अगर वो कह रहा है कि इफ़ 2 kg ऑफ ड्यूट्रियम इज सब्जेक्टेड टू अबव रिएक्शन। ठीक है, अगर 2 किलोग्राम का ड्यूट्रियम हम इसमें यूज़ करें तो एनर्जी रिलीज्ड, तो जो एनर्जी रिलीज्ड होगी वो इतनी होगी कि वो एक 100 वाट के लैंप को जला देगी। ठीक है, लेकिन उसको जलने में टाइम कितना लगेगा वो उसने पूछा है। ठीक है, अगर हम इसमें 2 किलोग्राम का ड्यूट्रियम यूज़ करें, अब यहाँ पे जो ये ड्यूट्रियम हमने यूज़ किया इसका मास क्या है? 2 ग्राम। ठीक है, ऊपर देखो क्या है, मास 2 है ना, तो 2 ग्राम है। तो पहले हम देखेंगे कि 2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ रहे हैं। देखो, नंबर ऑफ एटम्स, मैं इसको ऐसे नंबर ऑफ एटम्स 2 ग्राम ड्यूट्रॉम में कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे अवोगैड्रो नंबर। 2 ग्राम का ड्यूट्रियम हम यूज़ कर रहे हैं, 2 ग्राम के ड्यूट्रियम में नंबर होगा इतना, तो 1 ग्राम में क्या होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। और हमें यूज़ कितना करना है? 2 kg का, तो 2 kg के ड्यूट्रियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2 इंटू 2000। ठीक है, 2 kg यानी कि 2000 ग्राम, तो इतने यूज़ होंगे नंबर ऑफ एटम। अब एनर्जी कितनी रिलीज हुई है? देखो, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ हुई है।
रिलीज जो एनर्जी रिलीज कितनी हुई है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये एनर्जी कब रिलीज हुई है 2 ग्राम के ड्यूट्रियम में। अगर हम 2 किलोग्राम के ड्यूट्रियम में यूज़ करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बाय में 2 इंटू कितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास हैं 2 किलोग्राम में, तो वो हमने यहाँ से निकाले, यहाँ से ये 1000, तो ये 26 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे 6.023 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हमारी 2 किलोग्राम के ड्यूट्रियम अगर हम यूज़ करेंगे तो इतनी एनर्जी हमारी रिलीज़ होएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 15.75 इंटू 10⁻23 जूल। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है E/T, और हमें निकालना है T, तो क्या होगा E/P। तो T यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा E की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी 2 किलोग्राम का ड्यूट्रियम यूज़ करेंगे तो एनर्जी कितनी हमारी निकलेगी इतनी, डिवाइड बाय पावर, वो एनर्जी कितनी पावर के लैंप को जला सकती है, ये देखो, तो कितने पावर के लैंप को जला सकती है वो हमें पावर क्या दी हुई थी क्वेश्चन में 100 वाट। तो यहाँ पे हम 100 वाट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास टाइम आ जाएगा, चेक करना है इसमें, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को थ्योरी में कि कितनी होती है ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, द कंट्रोल रोड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल रोड जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं कैडमियम। ठीक है, कैडमियम की रोड हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं कुछ और एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती क्या है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है 235, हम क्या करते हैं स्लो न्यूट्रॉन इस पे बॉम्बार्ड करवाते हैं, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड कराते हैं, तो हमें एक तो बैरियम मिलता है प्लस एक क्रिप्टन मिलता है प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस कुछ एनर्जी निकलती है। तो ये जो मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं। अब क्या होगा, ये 3 न्यूट्रॉन जो निकले हैं, देखो एक यूरेनियम न्यूक्लियस को हमने जब एक स्मॉल न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराया तो 3 न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, अब ये एक फर्दर न्यूट्रॉन अगर एक यूरेनियम से बॉम्बार्ड करेगा तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ऐसे ही ये भी यूरेनियम से करेगा तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ऐसे ही ये फर्दर स्ट्राइक करेगा यूरेनियम से तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, फिर ये न्यूट्रॉन आगे दोबारा स्ट्राइक करेंगे और न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे और उतनी ही बार एनर्जी भी रिलीज़ होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन होती है। तो इतने सारे जो न्यूट्रॉन हैं, इतने सारे न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंट्रोल रोड्स लगाते हैं, और उस कंट्रोल रोड्स होती हैं वो हम किसकी यूज़ करते हैं, कैडमियम और बोरॉन की। न्यूक्लियर रिएक्टर में देखो जो फ्यूल यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपसे ये पूछ सकता है कि फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, तो फ्यूल हमारे पास या तो यूरेनियम 92 235 यूज़ होगा, या 92 यूरेनियम 238 यूज़ होगा, या फिर और कौन सा यूज़ हो सकता है हमारे पास 94 यूरेनियम 239, ये हमारे पास फ्यूल यूज़ होता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर वो पूछे मॉडरेटर कौन से यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, फ्यूल तो आपको पता है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए फ्यूल हमें चाहिए, मॉडरेटर कौन सा यूज़ करते हैं इसमें, हैवी वाटर यूज़ करते हैं, D2O यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं।
ठीक है। और कौन सा यूज़ करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये हम यहाँ पे मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। इसके अलावा आपको पूछ ले अगर कूलेंट कौन से यूज़ करते हैं, कूलेंट कौन से यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर हम यूज़ करते हैं कूलेंट में, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी निकल रही है, वो रिस्की भी हो सकता है, उसको थोड़ा कूल करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए हम कूलेंट यूज़ करते हैं। तो कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं हम, या लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रोड, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, कंट्रोल रोड्स कौन सी यूज़ करते हैं, सॉरी कंट्रोल रोड्स कौन सी यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल रोड्स कौन सी यूज़ करते हैं, कैडमियम की यूज़ करते हैं और बोरॉन की यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या क्योंकि ये क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर होती है न्यूट्रॉन की, और इस रिएक्शन में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, उन्हीं को हमें एब्जॉर्ब करना है, इसलिए हम जो कंट्रोल रोड यूज़ करते हैं वो कैडमियम और बोरॉन की यूज़ करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक शेयर। ठीक है, तो कैडमियम की रोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम मास के कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनर्जी के या मोमेंटम के। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तीनों के कंजर्वेशन की। मास भी कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए और मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, तीनों। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पार्टिकल एक्स, हमें ये पूछा है कि एक्स कौन सा पार्टिकल यहाँ पे होगा। अब यहाँ ये देखो, नीचे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 + 2 6, यहाँ पे 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ठीक है, तो वेरी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल कितना आ रहा है 13, और यहाँ पे 12 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब सेम है तो वेरी किसने किया होगा, न्यूट्रॉन ने, यानी कि यहाँ पे एक जो निकला होगा वो कौन निकला होगा, न्यूट्रॉन। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखो, पाई मिजॉन कैन बी, पाई मिजॉन कौन कौन से होते हैं, पाई मिजॉन 3 टाइप के हो सकते हैं, पाई प्लस मिजॉन, पाई ज़ीरो मिजॉन और पाई माइनस मिजॉन। तो 3 टाइप के होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाई मिजॉन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, अ सैंपल कंटेन्स A sample contain 10 to the power -2 kg each of 2 substances, 2 substances की वो बात कर रहा है। ठीक है, A सब्सटेंस और B सब्सटेंस, और दोनों में क्या है हमारे पास 10 to the power -2 kg है दोनों का हमारे पास इनिशियली। ठीक है, तो अगर हम इनिशियली देखें तो हमारे पास कितना है, इनिशियली N0 से रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power -2 किलोग्राम, और बी में भी कितना है 10 to the power -2 किलोग्राम, ये हमारा इनिशियल है। उसके बाद क्या कहा है, विद हाफ लाइफ 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, एक की हाफ लाइफ, इसकी अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो कितनी दी हुई है हमें 4 सेकेंड, और बी वाले की हाफ लाइफ कितनी दी हुई है हमें 8 सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, और हमें निकालना क्या है, देयर एटॉमिक वेट आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, उनके एटॉमिक वेट 1:2 में दिए हुए हैं। अमाउंट ऑफ ए एंड बी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 16 सेकेंड, तो टोटल टाइम हमें कितना दिया हुआ है 16 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे। 16 सेकेंड के बाद ए और बी की कितनी अमाउंट होगी ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले हम ए का देखते हैं। स्मॉल एन का फॉर्मूला हमारे पास मैंने बताया था क्या होता है, टोटल टाइम बाय हाफ टाइम। टोटल टाइम हमें 16 दिया हुआ है, हाफ टाइम इसका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिमिलरली मैं इसके लिए भी कर रही हूँ, टोटल टाइम 16 दिया हुआ है, हाफ लाइफ इसकी 8 सेकेंड दी हुई है, तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, हाफ लाइफ निकल आई दोनों के लिए। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स रहे। तो एन क्या आएगा, N0 1/2 इंटू स्मॉल एन, ये फॉर्मूला होता था। अब एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी पुट कर दी 4, और अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो यहाँ पे कितनी है 1/2 की पावर 2।
ठीक है, दोनों का मैं साथ लेके चल रही हूँ, तो यहाँ क्या है n0/16 आ जाएगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा n0/4, और n0 की वैल्यू तो आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, तो अब बहुत इजीली निकल जाएगा। n0 की वैल्यू 10⁻⁻2 गिवन है, बाय 16 करेंगे कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻4 kg। यहाँ पे निकालेंगे वही पॉइंट 10⁻⁻2/4 करके, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3 kg। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो टोटल टाइम हमें दिया था, हाफ टाइम हमें दिया था, तो हमने नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकाल ली, पहले नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकाल ली, और n इज़ इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, स्मॉल n हमारे पास निकल आया, कैपिटल N हमें गिवन था, हमने कैपिटल N निकाल लिया दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो रेडियो एक्टिव मटेरियल दिए हुए हैं x1 और x2, हैव डीके कांस्टेंट, एक का डीके कांस्टेंट इतना है 10 लैम्डा है, और दूसरे का डीके कांस्टेंट लैम्डा है। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली उनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे n0 दोनों के पास। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 to x2 विल बी 1/e आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो 1/e हो जाता है। ठीक है, तो कितने टाइम बाद हो रहा है ये हमें निकालना है। तो जो फर्स्ट वाला है x1, उसके लिए क्या दिया हुआ है n0 e की पावर 10 लैम्डा दिया हुआ है ना, तो -10 लैम्डा टी होता है, लेकिन यहाँ 10 लैम्डा दिया हुआ है। और x2 क्या हो जाएगा n0 e की पावर -लैम्डा टी। आई होप मैंने फॉर्मूलेज रिवाइज कराए हैं, तो आपको थोड़ा इजी हो रहा होगा न्यूमेरिकल करने में। तो यहाँ से x1/x2 1/e दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 to x2 इज इक्वल टू 1/e आफ्टर अ टाइम, तो कुछ टाइम बाद वो 1/e हो जाते हैं। और अगर यहाँ से निकालें तो किसके इक्वल आएगा x1/x2, 10⁻⁻n0 से n0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻10 लैम्डा टी और डिवाइड बाई 10⁻⁻ लैम्डा टी, तो क्या आएगा e की पावर -9 लैम्डा टी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -1 इज इक्वल टू e की पावर -9 लैम्डा टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 एंड टी विल बी इक्वल टू 1/9 लैम्डा। तो टाइम कितना निकल के आ गया 1/9 लैम्डा। तो देखो यहाँ पे 1/9 लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देखो, अ रेडियो एक्टिव मटीरियल डीकेज बाय साइमल्टेनियस इमिशन ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल निकल रहे हैं विद हाफ लाइफ T1 एंड T2, एक की हाफ लाइफ T1 है, दूसरे की T2 है, तो इफ़ेक्टिव हाफ लाइफ उनकी क्या होगी ये हमें निकालना है। तो देखो लैम्डा क्या होगा λ1 + λ2, टोटल डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा किसके इक्वल होगा λ1 फर्स्ट वाले पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, λ2 सेकेंड वाले का डीके कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही होगा। और लैम्डा की वैल्यू हमें पता है कितना होता है log2/t, log2/ इसकी T1 है, log2/ इसकी हाफ लाइफ क्या है T2, तो log2 से log2 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो 1/t विल बी इक्वल टू 1/t1 + 1/t2। सो यहाँ से t हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी T1 T2 डिवाइड बाई T1 + T2, तो ये हमारे पास इफ़ेक्टिव हाफ लाइफ आ जाएगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी आपसे इफ़ेक्टिव हाफ लाइफ पूछे तो इस टाइप से आप कर सकते हो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होंगे और हम इफ़ेक्टिव हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ ऑफ 215 टोनियम इज़ 100 माइक्रोसेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दी हुई है 100 माइक्रोसेकेंड, इसकी टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिव सैंपल टू डीके टू
1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 1/16 हो जा रहा है वो अपनी इनिशियल वैल्यू के, ठीक है। यानी कि हम ऐसे लिखते हैं ना, n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। तो ये 1/2 की पावर n इन्होंने बेसिकली क्या दिया हुआ है, 1/16 दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये दिया है कि n जितना वो पहले था उसका 1/16 हो जा रहा है, n क्या हो जा रहा है, जितना पहले n नॉट था उसका 1/16 हो जा रहा है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, n नॉट 1/2 की 4 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल n की वैल्यू निकल के आ गई 4, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या आगे देखो, टाइम टेकन फॉर द रेडियो है। अब ये जब n से n0/16 हो रहा है तो इस केस में टाइम क्या लगा, टोटल टाइम ये पूछा है। और हमें n का फॉर्मूला पता है क्या होता है, टोटल टाइम बाय हाफ टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर हमें निकालना है क्या करेंगे, n को हाफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें 100 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, और n हमें क्या दिया हुआ है, 4। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 400 माइक्रो सेकेंड। तो देखो 400 माइक्रो सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 280 days old radioactive sample has activity 6000 disintegration per second, ठीक है। 280 डेज ओल्ड रेडियो एक्टिव सैंपल है, 280 डेज हो गए उसको, तो हाफ टाइम इसका कितना आएगा, हाफ लाइफ अगर इसकी निकालें तो 280 का हाफ करेंगे तो 140 डेज हो जाएगी इसकी हाफ लाइफ, क्योंकि 280 टोटल डेज है तो हाफ टाइम इसका हाफ 140 हो जाएगा, ठीक है। और उसने क्या कहा है, 6000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो रहे हैं आफ्टर 140 डेज, 140 डेज के बाद कह रहा है वो, द एक्टिविटी डिक्रीजेस टू 300 DPS। और कितने में, 140 डेज बाद वो कह रहा है क्या हो रहा है कि एक्टिविटी 300 DPS डिक्रीज होगी। तो इनिशियल एक्टिविटी सैंपल की क्या थी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें एक्टिविटी का फॉर्मूला भी मैंने कराया था, A/A0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, ठीक है। अब हाफ लाइफ देखो कितनी होगी यहाँ पे, पहले 280 डेज थी, ठीक है। 280 डेज तो यहाँ तक चला ये सैंपल, फिर 140 डेज और चला, तो 140 डेज की उसकी एक हाफ लाइफ है, तो ये 2 हाफ लाइफ तो यहाँ पे होगी, एक हाफ लाइफ यहाँ पे होगी, तो टोटल कितनी हाफ लाइफ होगी, 3। तो A/A0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की 3, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। क्या पूछा हमसे, इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। इनिशियल एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, A0 है, तो A0 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 इंटू में A, ठीक है। एक्टिविटी कितनी है ये पूछा है उसने, तो बाद में एक्टिविटी क्या हो जाती है, 300 DPS डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो 6000 थी, 300 DPS डिक्रीज होगी, तो हमारे पास कितनी रहेगी ये, 3000 रहेगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24000। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24000। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 6 आवर, हाफ लाइफ 6 आवर दिया हुआ है, आफ्टर 24 आवर इट्स एक्टिविटीज इतनी, वट वॉज इनिशियल एक्टिविटी। अगेन स्मॉल n निकालेंगे, टोटल टाइम बाय हाफ टाइम, टोटल टाइम हमें यहाँ पे 24 आवर दिया हुआ है और हाफ टाइम हमें 6 दिया हुआ है, तो n निकल के आ जाएगा 4 यहाँ से हमारे पास। और फिर एक्टिविटी का फॉर्मूला लगाना है, A/A0 1/2 की पावर n यानी कि 4। हमसे क्या पूछा है उसने, इनिशियल एक्टिविटी यानी कि A0 उससे पूछा है, तो A0 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, 2 की पावर 4 इंटू A, ठीक है। A क्या थी, एक्टिविटी बाद में जो है वो कितनी, 0.01 माइक्रो
ये आई है क्यूरी, तो यहाँ क्या आएगा, ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0.16 माइक्रो क्यूरी आ जाएगा हमारे पास। तो ये इनिशियल एक्टिविटी आ जाएगी। हाँ, यहाँ से क्या आ गया, D 0.16 माइक्रो क्यूरी, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ से आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर होते चल रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, एज्यूमिंग दैट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, इफ़ हाइड्रोजन एटम्स एंड न्यूट्रॉन कैन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम न्यूक्लियस की पूछी है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, देखो हाइड्रोजन एटम प्लस न्यूट्रॉन बना क्या रहे हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। तो मास लास्ट में माइनस क्या होता है, जो न्यूक्लियस बनता है उसका मास, तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे, जो हमें दिया हुआ है 4.003। ठीक है, और न्यूट्रॉन का मास यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन का मास आया 2 न्यूट्रॉन से मिलके और 2 प्रोटॉन से मिलके बनेगा, इसलिए 2 हमने प्रोटॉन का मास लिया। हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन ही एज्यूम करते हैं हम, तो यहाँ इसका मास हमें गिवन है 2 इंटू 1.008 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का कितना गिवन है 1.009, माइनस हो जाएगा न्यूक्लियस का 4.003। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.031 यू। तो इस टाइप से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उसी से सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस हाउ डज इट्स मास वेरी विद वॉल्यूम। तो उसका मास वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी करता है, ये हमसे पूछा है न्यूक्लियस में। तो हमें पता है R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3 होता है हमारे पास, और क्योंकि हम स्फेरिकल एज्यूम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R0 का क्यूब। ठीक है, या R का क्यूब लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम R की वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, R0 की क्यूब और A। ठीक है, हमसे पूछा किस में रिलेशन, मास में और वॉल्यूम में। ठीक है, अब यहाँ से देखो A/V अगर हम निकालें, A/V निकालें तो ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। और एरिया क्या होता है, मास इनटू लेंथ होता है, तो लेंथ इधर ले जाइए वो भी कांस्टेंट ही है। तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, वॉल्यूम के। तो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। मैं सिमिलर वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि पीजीटी फिज़िक्स की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुँचे और कुछ नए क्वेश्चंस वो लोग भी अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू।